तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उन डाई इलेक्ट्रिक्स को रखने पर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है? डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा, इंसुलेटर, राइट। तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर जब इन मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो तीन तरीके के मटेरियल्स होते हैं जनरली। एक होता है कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं सेमी कंडक्टर्स, और तीसरे होते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को ही कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स भी दो तरीके के होते हैं। तो इन डाइलेक्ट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर, और दूसरे टाइप के होते हैं नॉन पोलर। पोलर से मतलब क्या है? पोलर से मतलब है कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिनमें एक इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक का मतलब है कि नेचुरली उनके खून में है, उनके जिस्म में है डायपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका पहले लिख लेते हैं कि कंटेन्स परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए H2O को। H2O का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स, और यहाँ से हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। तो डायपोल की डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डायपोल यहाँ पे है, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ। तो नेट डायपोल मोमेंट इस पूरे सिस्टम का आ जाता है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से परमानेंट डायपोल मोमेंट जिन मटेरियल्स में होता है, जिन मॉलिक्यूल्स में होता है, उन मॉलिक्यूल से बनने वाले जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अमोनिया का ले सकते हैं, NH3। ऐसे नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, इनसे क्या मतलब है कि इनके पास कोई भी इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है, कोई भी नेचुरल डायपोल मोमेंट इनके पास नहीं होता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं इनकी प्रॉपर्टीज में कि डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक, any permanent or intrinsic permanent dipole moment। ठीक, फॉर एग्जाम्पल H2 और H2 के साथ O2 ले सकते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं CH4। तो ये कैसे हैं? ये नॉन पोलर टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि क्यों ये इनको पोलर कहा गया है और इनको नॉन पोलर कहा गया है। अब इन दोनों टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स को यदि हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो इनके साथ साथ क्या क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे मैं पहला लिख रहा हूँ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स in external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लीजिए हमारे पास एक स्लैब है और वो स्लैब बनी हुई है पोलर डाइलेक्ट्रिक से। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को मैं लिखने का तरीका, उनको दिखाने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से, माइनस प्लस, और ऐसे रैंडमली वो पड़े होते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पे है माइनस प्लस, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, प्लस माइनस, ऐसे माइनस प्लस, लाइक दिस। तो इस तरीके से रैंडमली
ओरिएंटेड होते हैं जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, बाहर अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड हेयर। और यहाँ से जो ये डायपोल्स हैं ये थर्मल एजिटेशन की वजह से ये ऐसे रैंडमली अलाइंड होते हैं। और यदि हम इन सारे जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स का टोटल डायपोल मोमेंट निकालने की बात कहें तो टोटल डायपोल मोमेंट जो होता है पी टोटल, वो आती है वैल्यू 0 के बराबर। पी टोटल का मतलब क्या है बेटा कि टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ दिस होल सिस्टम इज इक्वल टू 0, बिकॉज सब रैंडमली ओरिएंटेड हैं। इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो वो डायपोल मोमेंट होगा इस तरफ माइनस से प्लस, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। तो सब इतने सारे, सिर्फ ये 5-6 ही नहीं होंगे, ऐसे ढेर सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट वेक्टर अलाइंड होंगे, उन सब का सम क्या रहेगा 0 के बराबर। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम इनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ जाएं, तो यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को नॉन ज़ीरो कर देता हूँ और डायरेक्शन होगी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये क्या होता है इनके साथ कि ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ये अलाइन हो जाते हैं। इनका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आगे की तरफ और नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ आ जाता है। और इस केस में जो टोटल डायपोल मोमेंट होता है पूरे सिस्टम का पी टोटल, वो नॉन ज़ीरो के बराबर होता है। समझ ही गए? तो ऐसे इन डायपोल मोमेंट्स का ऐसे अरेंज हो जाना, इन डायपोल मोमेंट्स का 0 से नॉन ज़ीरो हो जाना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलराइज हो चुके हैं, इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो चुका है। ये बात हुई पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। अब नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ हम हेडिंग में लिखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे एक आप जो पोलर, जो नॉन पोलर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, जैसे H2 है, O2 है, उनमें जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक ही जगह पर होता है। तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ ऐसे एक सर्कल्स और उसमें ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट एक ही जगह पर हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, और यहाँ पर भी जो टोटल डायपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर होता है। अब जैसे ही नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पर नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया राइट डायरेक्शन में E, अब E की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। तो अब इन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, तो ये मॉलिक्यूल जो हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहेगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा, नेगेटिव कहेगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा। तो ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है इस मॉलिक्यूल का वो कहेगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो कहेगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। तो ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो सर्कल था ये कुछ ऐसे हो जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 6 थे ना, तो 6 तो बना ही दें एटलीस्ट, और यहाँ पे बना दो
माइनस प्लस, उप्स, प्लस एंड माइनस। लाइक दिस। और यहाँ पर भी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो नॉन ज़ीरो हो जाता है, टोटल डायपोल मोमेंट इज नॉन ज़ीरो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे पोलराइजेशन के लिए कि इंड्यूस्ड, टर्म है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कहा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है P से। तो ये जो P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। E क्या है बेटा? इट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से लगाएंगे उतना ही ज्यादा जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो प्रोड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, P इज इक्वल टू, ये इसको E x इंटू ई, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। ठीक, ये हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मतलब क्या है कि कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखेंगे, टू कंडक्टर्स separated by insulators is called कैपेसिटर। तो दो कंडक्टर्स हमारे पास होंगे और उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक होगा। डाइलेक्ट्रिक का मतलब एक इंसुलेटर टाइप का मटेरियल होगा, तो हम उस कॉम्बिनेशन को कहेंगे कैपेसिटर। उस पूरे सिस्टम को कहा जाएगा कैपेसिटर। तो इंसुलेटर का मतलब कुछ भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस या इंसुलेटर सब्सटेंस, जैसे कि एयर भी हो सकती है, वाटर हो सकता है, और कोई भी प्लास्टिक ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है जो इंसुलेट करे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं हो, ऐसा मटेरियल उनके बीच में होगा। हम जो कैपेसिटर पढ़ेंगे उन कैपेसिटर में एक स्पेशल बात होने वाली है कि उनमें जो चार्जेस होंगे, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, बीच में एयर है, एयर इज ऑल्सो इंसुलेटर, तो सो दिस क्वालिफाइज टू बी एन कंडक्टर कैपेसिटर। तो ये है आपका कंडक्टर नंबर वन, और ये है आपका कंडक्टर नंबर 2। तो यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है कि हमें जो कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, उन कैपेसिटर में जो दोनों कंडक्टर्स होंगे, उन दोनों कंडक्टर्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होंगे और ऑपोजिट साइन उनका होगा। तो यहाँ पे यदि चार्ज प्लस क्यू नॉट के बराबर है तो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज होगा माइनस क्यू नॉट के बराबर। ठीक, तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे बट साइन ऑपोजिट होंगे। इस पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड दोनों के समान होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी सेम। हमारे जो कैपेसिटर हम जो पढ़ने वाले हैं CBSE 12th के लिए, उसमें दोनों तरह जो चार्जेस हैं वो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए। जेई मेंस और एडवांस के लिए जब पढ़ते हैं, तो मेंस के लिए भी नहीं, एडवांस के लिए जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग चार्जेस वाले कंडक्टर्स भी लिए जाते हैं, उनको भी सॉल्व करना उसमें आता है। पर लेकिन हम CBSE के लिए सिर्फ हम सेम चार्जेस वाले कैपेसिटर सिस्टम की बात करेंगे। और शुड बी सेम एंड पोलैरिटी शुड बी डिफरेंट, एंड पोलैरिटी शुड बी डिफरेंट। तो इसके पास चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, तो इसके पास एक पोटेंशियल भी होगा इसका कुछ।
तो इसका पोटेंशियल V1 है लेट्स से, इसका पोटेंशियल लेट्स से V2 है, तो हम ये लिख सकते हैं, ये मान सकते हैं कि V1 माइनस V2 ये क्या हुआ बेटा, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर। ये होल सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, ये होल सिस्टम कहलाएगा बेटा आपका कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर के जो दो कंडक्टर्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स। इसको मान लेते हैं V के बराबर, मान लेते हैं इसको V के बराबर, दिस इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फॉर कैपेसिटर, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। यहाँ पे Q0 है तो यहाँ पे Q0 लिख सकते हैं या Q लिख सकते हैं, Q0 लिख सकते हैं, Q0 लिख दिया था। ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यदि हम चार्ज इनके ऊपर बढ़ाएंगे तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, इज इक्वल टू C इंटू V। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको कहा जाता है कैपेसिटेंस, एंड दिस इज बेसिकली जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की डिपेंडेंसी की बात करें, ये डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, यानी कि इन कंडक्टर्स का साइज क्या है, उनकी लेंथ, विड्थ, एरिया कितने हैं, और मटेरियल जो इनके बीच में भरा हुआ है, इनके बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। एंड मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स के जो मीडियम है बेटा, उस मीडियम पे डिपेंड करता है और उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ये वैल्यू कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस चार्ज पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसको बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, इसको घटाओगे ये घटेगा, C पर कोई असर नहीं पड़ेगा। C की वैल्यू चेंज करना है तो आपको ज्योमेट्री और आपको जो मीडियम है उनके बीच में उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो कैपेसिटेंस समझ में आपको आ गया। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए एक और हमारे पास परिभाषा है कि हमने फॉर्मूला अभी देखा था कि Q0 इज इक्वल टू C इंटू V, राइट। Q0 को क्या कहते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर कहा जाता है इसको, चार्ज ऑन कैपेसिटर। और इसका मतलब है कि किसी भी प्लेट पर, किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ द कंडक्टर, ऑन एनी ऑफ द कंडक्टर। ठीक, C आपको पता है क्या है, कैपेसिटेंस है। C इज कैपेसिटेंस और V जो है आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम C को लिख सकते हैं Q0 डिवाइडेड बाय V। C को लिख सकते हैं Q0 डिवाइडेड बाय V, और इसको डिफाइन किया जा सकता है कि इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, इट इज वैल्यू ऑफ चार्ज required to raise the potential difference to 1 volt is called capacitance, is called capacitance।
और इसका जो SI यूनिट है, इसका SI यूनिट है CQ/V, तो एक कुलाम पर वोल्ट इसको लिखा जाता है। और एक और इसका नाम है दैट इज कॉल्ड फेराड। तो 1 कुलाम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फेराड होता है। ठीक, 1 फेराड इसकी यूनिट है, इसका सिंबल है F। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि एक स्पेशल टाइप का एक कैपेसिटर क्या है सर? कैपेसिटर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, उनके बीच में एक इंसुलेटर भरा हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक जो है सब्सटेंस उनके बीच में रखा हुआ है, और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनका शेप किसी भी तरीके का हो सकता है। दोनों सेम शेप के हो सकते हैं, दोनों अलग शेप के भी हो सकते हैं। शेप में भी हो सकता है वो शीट की फॉर्म में हो, स्फीयर्स हो, रॉड हो, एक रॉड एक स्फीयर हो, अलग अलग टाइप की शेप्स वहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस छोटा सा ही है, तो हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लेट होने वाली हैं कंडक्टर्स की जगह, कंडक्टर्स का शेप प्लेट की फॉर्म में होगा, पैरेलली रखी जाएंगी और कैपेसिटर मतलब उनसे मिलके कैपेसिटर एक बनेगा। तो ये किस तरीके से दिखता है एक बार देख लेंगे। ये एक प्लेट है और ये प्लेट ऐसे रखी हुई है बेटा, ऐसे मैं आपको दिखाऊं। ये शीट है, आपके सामने दिख रही है शीट। ये शीट को यदि आप सामने से देखेंगे, इस शीट को यदि आप सामने से देखेंगे तो आपको एक लाइन नजर आएगी, एक लाइन नजर आएगी। ठीक, तो हमें एक सिंपल लाइन नजर आ रही है और एक दूसरी प्लेट यहां पर रखी जाती है। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो होता है D के बराबर, मान लिया। इन प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है? A के बराबर है। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, या फिर आप दूसरा व्यू भी देख सकते हैं। ये व्यू नंबर 1 है, फ्रंट व्यू, और व्यू नंबर 2 आपको दिखाएं तो ये कुछ ऐसे है। लाइक दिस। तो ये इनके बीच का सेपरेशन जो है वो दिया हुआ है D के बराबर, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया है बेटा A के बराबर। ठीक, एरिया A, और इनके बीच का सेपरेशन है D। इनके बीच में हम मान लेते हैं कि एयर है, ये भी एक इंसुलेटर है, और इस वाली प्लेट को हमने चार्ज दिया है +Q के बराबर। इस वाली प्लेट को चार्ज दिया +Q के बराबर, इस वाली प्लेट को चार्ज दिया हमने -Q के बराबर। इसको दिया +Q और इसको दिया -Q। तो हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज हम देते हैं, वो फ्लो कर सकता है विद इन द मटीरियल। जहां उसको मजा आएगा उसी जगह पे पहुंच सकता है। और बात यह है कि रिपल्शन सबसे कम होना चाहिए। यही बात सीखा था कि रिपल्शन जहां पे कम होगा उसी जगह वो सेट हो जाते हैं। तो ये चार्ज इसके चार्ज को कहेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे बेसिकली। तो इसके चार्ज को बोलेंगे कि यार आजा आजा आजा, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चार्ज इस चार्ज को बोलेगा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चार्ज जो ये इसको दिया था वो इसकी इनर सरफेस पर रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब दिखता है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज जो इस प्लेट को दिया है वो इसके इनर सरफेस पर दिखता है आपको। ठीक है, बिकॉज ये अट्रैक्टेड हैं, ये इससे अट्रैक्टेड हैं, ये इससे अट्रैक्टेड हैं, तो दोनों करीब जितना आ सकते हैं उतना करीब आ जाते हैं। तो पूरा चार्ज यहाँ पर, पूरा चार्ज यहाँ पर। यदि इस सरफेस की मैं चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूं तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन कितने एरिया पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो मैं कह सकता हूं A एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A के बराबर। ठीक बात आई समझ में? D, A और चार्ज डेंसिटी का पता चल गया। अब
नया डायग्राम बना लेते हैं, एक नया डायग्राम बना लें। ये रहा, एक प्लेट यहाँ पर, दूसरी प्लेट यहाँ पर, इस पर चार्ज यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटेड इनर सरफेस पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसकी इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनके बीच का सेपरेशन है d और इनका एरिया है a, दोनों का एरिया a है, ठीक है। अब बेटा ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, राइट, इस डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे बना सकते हैं, सिर्फ इतने ही रीजन में नहीं, कुछ ऐसे। तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं बना सकता हूं, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होने वाला है, लाइक दिस। ऐसी ढेर सारी लाइंस परपेंडिकुलर टू द शीट्स आपको देखने को मिलेंगी। येलो लाइन क्या दिखा रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। E inside is the electric field inside the capacitor plates, कैपेसिटर प्लेट्स। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है माइनस dv अपॉन dr। E इज द मैग्नीट्यूड, dr इज द डिस्टेंस, और dv जो था वो चेंज इन पोटेंशियल था। और ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए इस वाली प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं v1 के बराबर, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं v2 के बराबर, ठीक है। इसका पोटेंशियल v1, इसका पोटेंशियल v2। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है बेटा यहां से लेके यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आप dv लिख के देखिए। dv क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। तो आगे ये है, पीछे ये है, सो v2 माइनस v1 माइनस में डिवाइडेड बाय dr। dr इज द लेंथ, कितना हम डिस्टेंस आगे चले हैं, तो d के बराबर हम डिस्टेंस आगे चले हैं, इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वो है E इनसाइड के बराबर, E इनसाइड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको आप लिख सकते हैं E इनसाइड इज इक्वल टू, जो v2 माइनस v1 है उसके सामने माइनस लगा है, तो v1 माइनस v2, इसको आप मान लीजिए v1 माइनस v2 को v मान लीजिए, ठीक है। सो इस v का मतलब है बेसिकली इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बन जाएगा आपके पास v डिवाइडेड बाय d। तो आपको ये फॉर्मूला याद भी रखना है, v इज इक्वल टू E इनसाइड इंटू d, साइड इंटू d। ये फॉर्मूला आप याद रखें, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप नाम दे सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना होगा और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप ये पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस राइट वाली प्लेट की वजह से भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो टोटल फील्ड आ रहा है हमारे पास ये यूनिफॉर्म होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी इस पूरे रीजन में। तो हम यहां लिख सकते हैं आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको सिग्मा की वैल्यू हमको पुट कर दें यदि सिग्मा की वैल्यू, तो आपको मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके पास एक रिलेशन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम में आएगी डायरेक्ट। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो हमको आता है फर्स्ट एंड सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन गेट V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। और हम ये जानते हैं
कि Q की जो वैल्यू होती है वो CV के बराबर होती है। तो यहाँ से Q की वैल्यू को आप लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D इंटू V। सो इस इक्वेशन से यदि आप इसको कंपेयर करें तो आपको रिजल्ट मिलता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो हम यहाँ पे देखा हमने Q की वैल्यू आती है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D इंटू V। सो कंपेयरिंग विथ equation Q is equal to CV, we get C is equal to A epsilon naught divided by D। तो ये फॉर्मूला आ जाता है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान रखें, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू A पर डिपेंड करती है। A क्या है? एरिया। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी है फॉर फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये डिपेंड करती है मीडियम पे। तो मीडियम की डिपेंडेंसी एप्सिलॉन नॉट से पता चल रही है। A और D का मतलब है कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारी बात जो पहले हमने कैपेसिटेंस के बारे में बताई थी कि ये डिपेंड करता है मीडियम पर और उसकी ज्योमेट्री पर, वो बात यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट का ध्यान रखें, SI यूनिट होती है इसकी फैराड, F, एंड 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर।